नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 3 साल बाद कोरोना महामारी से राहत मिल रही थी, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। कुछ महीनों से सर्दी, जुकाम और बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब यह जानलेवा भी बनता जा रहा है। इस वायरल बीमारी से अब अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि आप लोग इस वायरस के बारे में अवेयर हो, क्योंकि ये आपके घरों में प्रवेश कर रहा है। चर्चा की शुरुआत कुछ खास मेहमानों के साथ में करेंगे। डॉक्टर SD शर्मा हैं, MD हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के अंबाला से, और डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हैं, जनरल फिजिशियन हमारे साथ में हैं। डॉक्टर मिर्जा वकार हैं, बाल चिकित्सक हैं, लखनऊ से हमारे साथ में इस वक्त, और डॉक्टर नितनव भटनागर फिजिशियन हैं हमारे साथ में। डॉक्टर सज्जिदानंद कुमार भी हमारे साथ में हैं, ये भी फिजिशियन हैं। सभी का एक बार स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर, आपके साथ में, क्योंकि लगातार देख रहे हैं इस वायरस ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। सबसे पहले तो किस तरीके से पहचाने कि आप इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं? हाँ, क्योंकि वो चालू हो गया। नहीं, देखिए पूजा जी, बहुत सीधी सी बात है कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि हर साल में 2-3 बार जब भी मौसम बहुत तेज़ी से बदलते हैं, सर्दी से गर्मी की तरफ या गर्मी से सर्दी की तरफ, तो ये वायरल संक्रमण मानव प्रजाति को, प्राणी मात्र को तकलीफ़ देते हैं और उसके साथ उनको सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे संकट खड़े हो सकते हैं। ये एक तरह के ईश्वरीय देवदूत भी हैं। ये आपके शरीर को इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। इससे आपके शरीर में रक्त प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए इनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। और आपको पहचानने के लिए बहुत सीधी सी बात है कि जब भी मौसम बदलते हैं, आपको सर्दी, जुकाम, बुखार शुरू होता है, तो आप मान लीजिए कि किसी न किसी तरह का वायरल संक्रमण, इन्फ्लुएंजा फ्लू के वायरसों की बहुत बड़ी सीरीज़ है। और कोविड के पहले से हम लगातार इसके ऊपर चेतावनियां जारी कर रहे हैं कि इनके साथ आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल ना घबराएं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वायरस पर कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं काम करती और इसलिए हमारे सारी कही गई बातें सही साबित हुई। हम फिर एक बार सबको सावधानी के तौर पे ये कहना चाहते हैं कि सामान्य सर्दी, जुकाम, वायरस, बुखार आपके शरीर तक पहुंचेगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहचानने और अलग अलग नामों से जिस तरह से ये फार्मा माफिया, मेडिकल माफिया डराता है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रक्त प्रतिरोध क्षमता को मजबूत रखिए, अच्छा भोजन लीजिए, गर्म भोजन लीजिए, ठंडी चीज़ें नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं लेना है। जितना हो सके 1-1.5 घंटा 2 घंटा धूप में मेहनत ज़रूर करनी है। धूप इस बीमारी की रामबाण दवा है, ताज़ा भोजन इस बीमारी की रामबाण दवा है। और खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, प्रकृति को खुश रखेंगे तो आप सब खुश रहेंगे। अच्छा, डॉक्टर SD शर्मा हमारे साथ में हैं। SD शर्मा सर, सवाल ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप वायरस की चपेट में आ चुके हैं, वो भी H3N2? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए उनके पास वापस लौटेंगे, लेकिन डॉक्टर मिर्जा वकार भी हमारे साथ में है। मिर्जा वकार साहब, सवाल ये है कि बच्चे, आमतौर पर बच्चों के साथ में ज्यादातर ऐसा होता है कि जब मौसम बदलता है तब बच्चे जुकाम, खांसी, बुखार ये उनको होता ही है। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लेकिन कैसे ये पता लगाएं कि बच्चे अब इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि H3N2 तो लोगों की जान भी ले रहा है और बच्चे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैं भारत 24 का शुक्रिया करता हूं कि मुझे अपने यहाँ पर अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देने का मौका आप लोग दे रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अब कोविड के बाद से हमने पूरी दुनिया ने 2 एरा में हमारा बढ़ गया है, प्री कोविड एरा एंड पोस्ट कोविड एरा। तो अब पोस्ट कोविड एरा में जो हुआ है, कई चेंजेस आए हैं। आप देख रहे हैं लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, कई बीमारियाँ बढ़ गई हैं। उसी तरह से जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हर सीजन में होते थे, हर साल इन्फ्लुएंजा वायरसेस की इन्फेक्शन इस होली से पहले हमारे देश में फैलते थे, बट इस बार इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है और बच्चे भी इससे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए, जो कॉमन आपका सवाल था कि कैसे पहचानें कि ये वायरस इन्फेक्शन H3N2 है, तो ये तो H3N2 पहचानने के लिए तो आपको बाकायदा आपको लैब से टेस्ट कराने पड़ेगा। बट कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं कि वे बच्चे का हल्का रनिंग नोज होना, जुकाम होना, खांसी आना, छींके आना और उसको फिर धीरे धीरे खांसी का बढ़ जाना, ये सारे लक्षण वायरल इन्फेक्शंस के फेवर में जाते हैं। अब क्योंकि ये जो H3N2 वायरस है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस बच्चे को H3N2 वायरस से ये संक्रमण ग्रसित है। तो कैसे उसका बचाव करें फिर, अगर बच्चा मैं समझता हूँ कि मेरे जी बिल्कुल। देखिए, बचाव के तरीके हम लोग ने कोविड में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं।
चाहे कोविड हो चाहे कोई भी जो इन्फेक्शन हो, ये इनका जो इन्फेक्शन का जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या सरफेस से होता है। कोई खांसेगा, छींकेगा, सरफेस पे ये वायरस बैठे रहते हैं। ह्यूमन बॉडी में ये तकरीबन 1 महीने तक रह सकते हैं। कोल्ड सरफेसेस पे ये 1-1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो हमारे जो कोविड प्रोटोकॉल थे, आई थिंक वो सारे इन्फेक्शंस को बचाने के लिए दे आर स्टिल वेरी रेलिवेंट। आप मास्क पहनिए, आप डिस्टेंसेस बना के रखिए, सरफेसेस को क्लीन रखिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करिए। जैसे कोरोना से हमने बचाव किया वैसे ही हम इससे भी बचकर रहें। डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर नितनव भटनागर भी हमारे साथ में है। सर, आपसे मेरा सवाल है कि इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है और कैसे आपको ये पता लगे? क्या इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट है ताकि ये आम जनता समझ पाए? अगर आप इस वायरस से संक्रमित हैं तो क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट है, और है तो कौन सा वो टेस्ट है, ताकि लोग करवाएं और कम से कम ये पता लगाएं कि वो इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? मैम, सभी को पहले तो मेरा भारत 24 की टीम को और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आपका बहुत अच्छा एक सवाल ये है कि कैसे पहचानें, क्या टेस्ट कराएं। सबसे पहले तो हमें सिम्टम्स के ऊपर पहचान को निर्भर अपना रखना पड़ेगा कि किसी को भी यदि खांसी जुकाम है, बुखार है, शरीर में दर्द है, कुछ मामलों में फटीग भी हो जाता है इसमें, या रनिंग नोज़ है, तो हमें एक सस्पेक्ट अपना मान लेना चाहिए, क्योंकि आजकल H3N2 वायरस का संक्रमण काफ़ी लोगों में फैल रहा है, तो हमें सस्पेक्ट के तौर पे ही टैग करना चाहिए। फिर आगे बढ़ें तो ट्रीटमेंट के लिए ICMR की भी हम लोगों को गाइडलाइंस हैं कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करें जब ज़रूरी हो, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो ही उसका इस्तेमाल करें। वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक का खासा कोई उपयोग नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, जो कि पहचान हो पाए तुरंत के तुरंत कि कौन सा इन्फेक्शन है। यदि वायरल इन्फेक्शन है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के ऊपर हमें काम किया जाए। सिम्टोमेटिक रिलीफ में जैसे अगर बुखार है तो बुखार के लिए दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल, ज़ुकाम के लिए सिट्रिजिन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, एंड साथ ही भाप लेना या गार्गल्स करना ये सबसे पहले ज़रूरी है। यदि ये लंबा खींचे, खांसी हमें बढ़ जाए या निमोनिया के लक्षण आने लगें तो फिर आप ज़रूर से अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे संपर्क करें। यदि नेसेसरी होगा तो डॉक्टर आपका CBC का जांच या CRP का जांच और छाती का एक्सरे करा के देखेंगे कि उसमें निमोनिया के लक्षण हैं या नहीं हैं, और उसके अनुसार जो सही उपयुक्त ट्रीटमेंट है वो आपका चालू किया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए कोई बहुत स्पेशल कोई दवाई इसके लिए नहीं विकसित की गई है। ये एक नॉर्मल सीजनल इन्फ्लुएंजा का ही सब टाइप है। इन्फ्लुएंजा A का सब टाइप H3N2 होता है, एंड उसी की तरह हमने इसको आगे ट्रीट करना है। डॉक्टर देवराज भी हमारे साथ में हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर देवराज, अब क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इसके लिए बचाव के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाएं। यहाँ पर कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो हमने कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया है वही कोरोना प्रोटोकॉल है, लेकिन और भी जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करने के हमने 100 तरीके सीखे, क्या उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल इससे बचने के लिए भी किया जाए? देखिए उर्वी जी, आपने बहुत बात पूछी। मैं इसके लिए आपको सबसे पहले कहूँगा कि जो 3 साल तक हम लोग कोरोना के प्रोटोकॉल, एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को अपनाते रहे हैं, आज वो दोबारा कारगर है और हमको उसके ऊपर अमल करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है प्रिवेंशन की। इस प्रकार करने की तक अक्सर हमारे पास इस प्रकार के केसेस आते रहे हैं, लेकिन ये H3N2 जो वायरस इस वक्त आया है, इसने थोड़ा सा चेंज किया है कि पहले वाला बुखार जो सर्दी जुकाम बुखार होता था 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता था, ये अब 6-7 दिन ले रहा है। खांसी हफ्ते भर में ठीक होती थी, खांसी अब हफ्ते 2-2, 3-3 हफ्ते जा रही है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी दुख की बात है या हमारे लिए चिंता की बात है कि दोबारा से कोरोना के केसेस भी बढ़ने लग गए हैं। अगर किसी को खांसी जुकाम है तो वो ये सोचे कि मेरा तो एक मामूली खांसी जुकाम है, मैं इसको जरूर कहूंगा कि कृपा करके अपने आप आइसोलेट कर दें, ताकि आप अपने परिवार वालों को और न कर पाए। कृपा करके अपना कोविड का टेस्ट जरूर कराएं, ताकि उसमें आपको पता लग जाए कि कितने दिन तक और अपने आप को परहेज में रखना है। हम लोग ये सोचते रहते हैं तो मामूली सा सर्दी जुकाम है, हो गया ठीक, के साथ घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह आ जाती है जो चीजें हमारी ये इन्फेक्शन ये ड्रॉपलेट टाइप है, जब आप खांसेंगे, छींकेंगे, आसपास जाएंगे तो दूसरे लोगों को भी आप इन्फेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा जो हमारा है, एक उसका एहतियात बरतिए, अपना हाइजीन कर रखिए, हमेशा हाथ धोते रहिए, और जहां तक हो सके मैं ये कहूंगा कि बिना मास्क के घर से बाहर मत निकलिए, बिना मास्क के घर से बाहर मत निकलिए। बच्चों को अगर किसी को खांसी है उसको आइसोलेट कर दीजिए,
ताकि दूसरे व्यक्तियों को ये खांसी वगैरह न हो। और एक जो बहुत बुरी चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारी एक प्रैक्टिस हो गई है, ऑन द काउंटर दवाइयां खरीद लेते हैं, या एरे गेरे नत्थु करके कुछ कह दिया या व्हाट्सएप पे पढ़ दिया उसको दवा लेते। कृपा करके अक्सर मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर से जाकर बात करें, डॉक्टर जो आपको उचित दवा दे उस दवाई को लीजिए। अगर वो 3 दिन कहता है तो 3 दिन लीजिए, 5 दिन कहता है 5 दिन लीजिए। अपनी तरफ से दवाइयों का काम मत कीजिए, क्योंकि इस वक्त रेजिडेंट ये रेजिस्टेंस होता है जब बैक्टीरिया या वायरल आने वाले वक्त के ऊपर हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। हम आईएमए के लेवल से बार-बार ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसे ही किसी के पास भी ना चले जाएं और अच्छे डॉक्टर्स के पास जाकर ही कंसल्ट करें। डॉक्टर एसडी शर्मा, अब सवाल ये उठाता है कि जिस तरीके से बढ़ते हुए ये मामले हैं, ये परेशान कर रहे हैं, ये बाकी की और वायरस से कितना ज्यादा घातक है, जनता ये भी जानना चाहती है, क्योंकि अभी तक इससे भी 2 जानें जा चुकी हैं। डॉक्टर एसडी शर्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिएगा आप ताकि आपकी आवाज आए। चलिए तब तक हम सच्चिदानंद हमारे साथ में, डॉक्टर सच्चिदानंद, उनकी तरफ रुक कर लेते हैं। सर, आपसे भी मेरा यही सवाल है, कितना घातक है ये वायरस? डॉक्टर सच्चिदानंद, ये तरह का इन्फ्लुएंजा है और बहुत घातक तो हाँ यस जी, बहुत घातक नहीं है और इससे मरीजों को या समाज में पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है, लेकिन सरकार को इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो है कम से कम स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों को इन्फ्लुएंजा का जो ब्रॉड वैक्सीन है उसको दिलाना चाहिए, ताकि अस्पताल में वो लोग बहुत से कांटेक्ट में आते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो उन लोगों को तब तक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देनी चाहिए। और कई तरह के वायरस हैं, अभी ये जैसे है कि आप H1N1 जो है स्वाइन फ्लू का वायरस आया था, तो इसके बाद आपको H5H2 बर्ड फ्लू और H3H2 जो है ये पुरुलेंट वायरस है। तो चलिए ठीक है, सभी का शुक्रिया। डॉक्टर एसडी शर्मा से बातचीत नहीं हो पाई, आवाज वहां तक नहीं पहुंची। देखिए, कोरोना की जनता ने मार झेली, लग रहा था कि अब इस कोरोना से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन कोरोना के भी फिर से मामले बढ़ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। इस बीच H3N2 वायरस ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। अब जो जुकाम, खांसी, बुखार, फटीग यानी थकावट जो लोगों को महसूस हो रही है, ये हो सकता है कि आप इसी वायरस की चपेट में हो। लेकिन ये कैसे पहचान करें, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे इसका बचाव करें, यही सब जानने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर्स का एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है, जिनके साथ में हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ में है, जनरल फिजिशियन। डॉक्टर देवराज हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आईएमए के। डॉक्टर नितनव भटनागर हमारे साथ में है, जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद कुमार हमारे साथ में है, वो भी फिजिशियन हमारे साथ में है। सभी के साथ हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। डॉक्टर नितनव भटनागर, चलिए आपके पास मैं वापस लौटती हूँ, लेकिन इस बीच पहले जो डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग है उनका एक बार रुख कर लेते हैं। सर, सवाल ये है कि चलिए पता लग गया कि ये H3N2 वायरस है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि आप लोगों ने कहा कि इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं खानी है क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरस पर असर नहीं करती हैं। लेकिन यूजुअली जब आप किसी भी वायरल के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स तो आपको आमतौर पर यही एंटीवायरल जो दवाइयाँ होती हैं वही देते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, यही सब दवाइयाँ चलती हैं। देखिए पूजा जी, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। हाँ, एंटीबायोटिक्स का वायरल इन्फेक्शन पर कोई असर नहीं होता, ये बहुत स्पष्ट सी बात है। और इसीलिए हम कोविड के पहले से लगातार चेतावनियां जारी कर रहे थे कि रेमडेसिविर से लेकर एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, ये सब दवाइयां बहुत नुकसान करेंगी, इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए मैं इसको फार्मा मेडिकल माफिया की संज्ञा दे रहा हूँ
कि माफिया फिर से वापस एक्टिव हो गया। जिस तरह से कोविड में इन्होंने दवाइयों का और सारी चीज़ों का भ्रष्टाचार किया था, मैं फिर सबको चेताना चाहता हूं कि एक तरह से साल में 2 बार इन्फ्लुएंजा फ्लू के वायरस अपना प्रकोप आते हैं, जब मौसम बदलता है गर्मी से ठंड की तरफ और ठंड से गर्मी की तरफ। इस कोविड के पहले तक कभी भी फ्लू वायरस को लेकर इतनी हायतोवानी मचाई जाती थी बाजार की तरफ से। ये इस बार क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमको सबको चेतने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। वायरल संक्रमण लगातार आएंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस बार भी वायरल संक्रमण आया है। कोविड के बाद से पोस्ट कोविड इरा के हिसाब से ये थोड़ा सा संक्रमण ज़्यादा रहेगा। आपको सुरक्षित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल एंटीबायोटिक पहले 3 से 4 दिन हरगिज नहीं लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह के आप नहीं कह रहे लेना हैं कि नेचुरली है। बॉडी को क्या रिकवर करना होने चाहिए? दें। आपको अपने आप को स्वस्थ आप ये कह रहे हैं 3 से 4 दिन बिल्कुल बॉडी को होने देना रिकवर चाहिए, होने दें। उसी में आपका सबसे अच्छा होगा। हमें जिन पे जरूरत है, बहुत छोटे बच्चे, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बीमार लोग जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है, उनके अंदर ज़्यादा दिक्कत होगी, तो हमें उनको भीड़ से दूर रखना चाहिए। मास्क का सब लोग प्रयोग करें, अपने आप को सुरक्षित रखने के जितने संभव हो सकते हैं उपाय वो करें। और जैसे मैं लगातार कहता हूँ, धूप में 1 से 1.5 घंटा जरूर पसीना बहाइए। यह आपके लिए रामबाण दवा है कोविड की, वायरस की, किसी भी संक्रमण की। डॉक्टर देवराज, यहाँ पर डॉक्टर गर्ग ने कहा कि धूप में पसीना बहाइए, मतलब आप अपनी बॉडी फिटनेस पे ख्याल रखें या फिर ये सनलाइट आपके लिए इफेक्टिव है? चलिए डॉक्टर नितना भटनागर, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या सनलाइट इसमें इफेक्टिव है? मतलब विटामिन डी बॉडी को चाहिए रिकवर करने के लिए, या फिर जो हम वर्कआउट करते हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट है? जाहिर सी बात है कि सनलाइट अगर हम एक्सपोजर अपना रखेंगे तो एक जो नॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन की टेंडेंसी हो जाती है कोल्ड वेदर में, या जब मौसमी जो बदलाव होते हैं उसमें, वो थोड़ा कम रहती है। अच्छा। सो इसीलिए डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं कि सनलाइट जो है एक तरह से यूवी लाइट भी होती है, उसमें वायरसेस वगैरह सब हमारे जो दे गेट डैमेज्ड ऑल्सो, सो वो उसमें भी हमारी मदद करती है। डेफिनेटली विटामिन डी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट इम्यूनिटी रिलेटेड मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो सनलाइट है उससे स्टेरिलाइजेशन, जो कि हमारे कपड़े हैं वो गीले नहीं रहते, हम अच्छे से जो है अपने वायरस से मुक्त रहते हैं एक तरह से। सो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली कोल्ड से बचना ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कोल्ड मैंने बताया एक स्टिमुलेंट फैक्टर हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के लिए, तो म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ऐसे में जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सो इसलिए ये थोड़ा सा सलाह दी जाती है। अच्छा, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद में बाकी काफी सारे जी देखिए बोलिए, मेन बचाव जी आप बात पूरी कर लीजिए, मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। जी नितना भटनागर जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, कुछ और जानकारी साझा करना चाह रहे हैं? मेन बचाव का तरीका मेन बचाव का तरीका किसी भी वायरल इन्फेक्शन में जो कि ड्रॉपलेट से होता है, वो जैसे कोविड से हम बचाव के तरीके अपनाते थे, इसमें भी हमें उन्हीं का उपयोग करना है। भीड़ बढ़ा वाले ज़्यादा जगहों पे हमने जाना ज़रा थोड़ा कम करना पड़ेगा, हमने हाथ धोना शुरू करना पड़ेगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हाथ साफ करने के लिए, मुंह पे हाथ रख के हमने छींकना या खांसना है। जिन लोगों को खांसी जुकाम है उनसे तो थोड़ा दूरी बनाना है, खासकर कि जो बच्चे हैं, जो हमारा लेस देन 5 ईयर की पॉपुलेशन, उनमें इसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई दिया है। अबव 65 ईयर्स जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसमें भी इम्यूनिटी कम रहती है, उसमें भी ये ज़्यादा मिलता है। और प्रेग्नेंट वुमेन या जिन लोगों को ऐसी कोई बीमारी जैसे डायबिटीज़ या लो इम्यूनिटी जो ग्रुप है, जैसे जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है, उनको भी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो एलर्जिक ज़्यादा टेंडेंसीज हैं, उनको भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर सच्चिदानंद, एक चीज़ मैं देख रही थी, मेरी कई पीडियाट्रिशियन से बात हुई, उनका कहना यह है कि कोरोना के बाद से बच्चों को ये वायरस ज़्यादा चपेट में ले रहा है। मतलब एक वायरस ठीक होता है, दूसरा वायरस चपेट में ले लेता है, और बच्चे लगातार इससे जूझ रहे हैं। इसीलिए आज बच्चा ठीक हुआ, उसके 10 दिन बाद फिर देखते हैं कि उसको खांसी जुकाम है, तो ऐसे में कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बच्चा इस वायरस की चपेट में आ चुका है? और बच्चों को मुख्यतः कैसे बचाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इफेक्टिव होते हैं? बच्चों को हम यही सलाह देंगे कि घर में ही रखें
और घर का कोई सदस्य यदि इन्फेक्ट होता है आपको सर्दी जुकाम से फ्लू से, तो उसको आइसोलेट हो जाना चाहिए और बच्चे के नज़दीक नहीं रहना चाहिए। और मास्क का प्रयोग जो है आपको बड़े लोगों को, बच्चा तो बहुत छोटा बच्चा तो मास्क नहीं प्रयोग कर सकता है, लेकिन 5 साल का बच्चा मास्क प्रयोग कर सकता है। तो अदर लोग जो है ना मास्क पहने, भीड़ भाड़ के इलाके में भी जाएं तो मास्क पहने। और बस 3 चीज़ करना है कि मास्क पहनिए और अपना हाथ साबुन से हमेशा धोया कीजिए, और हो सके तो सैनिटाइज़र से भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं। मुख्यतः अगर आप केवल साबुन से भी हाथ धो लेते हैं तो उससे काम चलेगा। और कोई ख़ास अभी तक चूँकि इसका वैक्सीन नहीं आया है, तब तक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। और वैसे भी आजकल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दी जा रही है, इसलिए आईए में वाइस प्रेसिडेंट, हाँ नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों को देना बहुत ज़रूरी है, चूँकि वो लोग ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हैं, ज़्यादा मरीजों के नज़दीक रहते हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट्स को सरकार अपनी तरफ से इन्फ्लुएंजा की, अभी जब तक कोई अलग से कोई वैक्सीन नहीं बना है, तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देनी चाहिए। ठीक है, चलिए हमारे साथ में डॉक्टर देवराज भी हैं। डॉक्टर देवराज, हेलो। अब बात ये आ जाती है कि ये वायरस तो चपेट में लोगों को ले ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से वायरस की चपेट में लोग आ रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा। जैसे मैंने अपने आसपास में भी काफ़ी सारे लोगों को देखा जिनकी खांसियां ठीक नहीं हो रही हैं और उनको सूखी खांसी की परेशानी है। तो क्या ये भी लोग चपेट में आ चुके हैं इस वायरस की? क्या इसका एक ये भी सिम्टम है, सूखी खांसी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि एक टेंडेंसी बन गई है कि छोटा सर्दी जुकाम या थोड़ा बहुत होता है तो आदमी समझता है कि तो यार एक सीजनल चीज है, 4-5 दिन चले जाते हैं, या तो वो आगे जाके और खराब हो जाता है या वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब है कि वो उससे इन्फेक्ट तो हो ही चुका है। तो हम आज की तारीख में हर एक से ये कहते हैं, जब भी आपको खांसी जुकाम बुखार के लक्षण मिले तो कृपा करके अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, इससे आप अपने परिवार वालों को बचाएंगे। लेकिन किसी भी खांसी जुकाम बुखार को सादे में मत लीजिए, क्योंकि इस वक्त H3N2 जो हमारा वायरस इस वक्त इन्फ्लुएंजा का एक उसका टाइप है वो आ रहा है, लेकिन साथ साथ हमारे पास कोरोना के केसेस भी बढ़ने लग गए हैं। तो ये भी एक हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। अगर हमने थोड़ी सी भी यहाँ पर गलत मतलब नजरअंदाज कर दिया या लापरवाही कर दी तो कोई पता नहीं है हमारी चीज है। सेकंड चीज आ जाती है जो अभी जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो 3 साल तक हम लोगों ने प्रोटोकॉल, एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स ऑफ कोरोना हमने अपनाए हैं, अगर वही प्रोटोकॉल आज हम दोबारा अपनाने लग जाएं, हमें किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट का है। अगर मैंने मास्क पहन रखी है ना तो कोई वायरस मेरे अंदर एंटर होगा, ना मेरा वायरस जा पाएगा। तो इसलिए हमको भीड़ वाली जगहों से बचना चाहिए, भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे लोग खांस रहे हो तो उनको खो भैया आप तरह ढंग से खांसिए, या तो मान लीजिए या अपने आप किस प्रकार से खांसिए, ओपन में मत खांसिए। बच्चों को जरूर, खास बच्चों को क्या है कि बच्चों को जो अभी आप डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, देखिए पिछले हमारे 3 साल बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत कम हो गई है। उसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों को बाहर खेलने को मिला नहीं, घर में बैठे बैठे कंप्यूटर पे खेलते रहे, सब कुछ करते रहे। किसी को विटामिन डी की जो कमी है ये चीज है कि हमारी सनलाइट की पूरी मात्रा हमारे शरीर को ना मिलने की वजह से भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, अब तो कई भैया हमको विटामिन सनलाइट के अंदर जरूर थोड़ी। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया ये कीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए, क्योंकि देखिए बार बार कहा जाता है कि जान है तो जहान है, और इसी जान को बचाने के लिए, इसे सुरक्षित रखने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या क्या इंतजाम फिलहाल करने की आवश्यकता है वो हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने आपको बताया। जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हमने किया वैसे ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अब भी करना है। और दूसरा, अगर ये बुखार खांसी जुकाम आपको हो रहे हैं 3-4 दिन से ज़्यादा, तो इसको फिर आप ईजी ना लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना खाएं, ताकि आपको किसी भी तरह के नुकसान से आप खुद को बचा सकें।